चीन एक सत्ता के रूप में नया केंद्र। तो जो चीन है वो क्या सत्ता के रूप में नया केंद्र है। और मैंने जैसे आपको बताया 2040 तक यह कहा जाता है चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो देखिए पहला इसका पॉइंट किस आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन ने अपना जो विकास है वो इस हद तक कर लिया है कि वह एक सत्ता का नया केंद्र हमें दिखाई देता है विश्व में। तो पहला है इसका, चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की है जिससे वह महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। जो चीन है उसने अपना विकास इस हद तक कर लिया है कि जो अमेरिका है उसके मुकाबले क्या है, एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन उभर कर आया है। चीन को हम देखते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, मतलब कि अमेरिका को भी जो टक्कर दे सकता है वो चीन है। और ये कब से शुरू हुआ चीन में, जब माओ युग समाप्त हो गया था चीन में और 1978 का जो युग था उससे जो चीन है उसकी बढ़त, जो आर्थिक शक्ति है वो बढ़ी। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार से। और कहा जाता है कि 2040 में जो चीन है वो अमेरिका से भी कहीं आगे जा चुका होगा, यानी कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका होगा। तो इस तरीके से ये लगातार क्या है, एक महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। 1972 में अमेरिका से संबंध, जो चीन है उसने 1972 में क्या किया, अमेरिका से संबंध स्थापित किए अपने। 1972 में किन मसलों को लेकर अमेरिका से संबंध स्थापित किए, वो किए थे राजनीतिक एवं आर्थिक जो संबंध है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी चीन ने अमेरिका को अपने करीब कर लिया। यानी कि जो अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में विश्व में विख्यात है उसे भी क्या कर लिया, उसे भी अपना दोस्त बना लिया एक तरीके से। जब हमारी जो महाशक्ति अगर हमारी मित्र होगी, उससे अच्छे संबंध होंगे तो हमारा जो आर्थिक रूप से विकास हो सकेगा। तो ये बड़ी चालाकी से चीन ने किया, जिसके कारण भी क्या है, वह आज सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत है। 1973 है उसमें चीन में कौन थे, 1973 में उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। उन्होंने क्या किया, 4 जो क्षेत्र है उसमें क्या किया, 4 क्षेत्रों पर प्रस्ताव जारी किया कि इन पर कार्य होना चाहिए। वो 4 क्षेत्र कौन से थे, पहला कृषि था, फिर उद्योग था, फिर सेना और चौथा था विज्ञान का क्षेत्र। इसमें आधुनिकीकरण करने के लिए जो चीनी सरकार है, यानी कि जो चाओ एन लाई है, उन्होंने क्या कहा, इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण होना चाहिए और इनके लिए चाओ एन लाई ने 4 प्रस्ताव जारी किए थे और ये 4 प्रस्तावों में ये 4 विषय थे। अगला 1978 में जो चीन है उसने खुले द्वार की नीति अपनाई और विदेशी निवेश बढ़ा इससे। अब 1978 में जो चीन की जो सरकार है उसमें कौन थे, उसमें थे चीन के नेता देंग शाओपिंग। तो आपको याद भी रखना है कि 1973 में कौन थे, चाओ एन लाई थे, 1978 में कौन थे, देंग शाओपिंग थे। तो आपको इनके नेताओं के नाम याद रखने हैं कि किस वर्ष कौन सा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इसके जो नेता हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। तो देंग शाओपिंग थी, उन्होंने खुले द्वार की यानी कि ओपन डोर की नीति अपनाई। इसका मतलब था कि अब चीन क्या है, बाहरी देशों से व्यापार करेगा। उसका जो चीन जो है वह विश्व बाजार में क्या कर दिया, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया कि कोई भी आए और हमारे देश में निवेश कर जाए। तो इसलिए उससे पहले चीन में ऐसा नहीं था। जो चीन है उसने जो रूसी आर्थिक मॉडल है, रूस ने क्या अपना रखा था, शॉक थेरेपी का आर्थिक मॉडल अपना रखा था। पर चीन ने उसके विपरीत, क्योंकि रूस भी क्या साम्यवाद है को अपनाता है और इसी तरीके से चीन भी साम्यवाद को अपनाता है। पर चीन ने क्या किया, अपने देश को खुले तौर पर खोल दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, ओपन डोर की नीति अपनाई, जिससे उसके देश में निवेश में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई और इससे भी इसका आर्थिक विकास तेज हुआ। और 2001 की बात की जाए तो चीन को 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया था। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों से जो चीन है वो लगातार क्या कर रहा है, अपने आर्थिक रूप से मजबूत होता हुआ विश्व के सामने एक महाशक्ति का वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ये हो गया इसका। अब देखिए रूस भी क्या है, अब सत्ता का नया वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया और किस प्रकार से है देखिए। यह क्या है, यह पूर्वी यूरोप में और उत्तरी एशिया में एक स्थित है। रूस पूर्वी यूरोप के साइड और उत्तरी एशिया के साइड क्या है, जो रूस है वो स्थित है और वो क्या है, विशाल आकार वाला देश है। विशाल आकार मतलब बहुत बड़ा, भौगोलिक क्षेत्र भी उसका बहुत बड़ा है और वो क्या है, उस पूर्वी यूरोप में और उत्तरी एशिया में जहाँ पर रूस स्थित है, रूस के आसपास वही क्या है, एक विकसित देश है। यानी कि रूस को हम विकसित देश के रूप में कहते हैं। विकसित देश मतलब होता है कि उसकी जो जनता है, उसकी जो आवश्यक वस्तुएं होती है, जनता को वो सारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, देश में शामिल होता है रूस। तो ये भी क्या है, इससे हमें पता चलता है कि जो रूस है वो आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा मजबूत है कि वह अपनी जनता को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा पाता है।
अब देखिए रूस का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। जीडीपी कितना है विश्व में? रूस है उसका जीडीपी विश्व में 11वें स्थान पर आता है। तो 11वें स्थान पर भी आना छोटी बात नहीं होती है। तो कंपटीशन में तो आ ही गया है। जो 11 से पहले जितने भी देश हैं उनके कंपटीशन में तो है रूस। तो रूस क्या है, लगातार बढ़ता हुआ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता हुआ क्या कर रहा है, सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। प्राकृतिक संसाधन और गैस के प्रचुर भंडार है रूस में। तो प्राकृतिक संसाधन भी है रूस में और गैस के भी अच्छे खासे भंडार है, जिससे क्या है वो बहुत सारे पैसे कमा पाता है। जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधन है और जो गैस है वो कहीं कहीं होती है, और रूस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या है ये प्रचुर मात्रा में है। तो वो क्या करता है, बाकी देशों को क्या करता है, ये इन चीज़ों का निर्यात करता है। तो इससे भी क्या है वो काफ़ी पैसा कमा लेता है, और जिससे उसकी अर्थव्यवस्था क्या लगातार वृद्धि कर रही है। अगला परमाणु संपन्न देश। जो रूस है वो परमाणु संपन्न देश है। इसका मतलब है परमाणु संपन्न मतलब रूस में परमाणु बम है। तो इससे भी अगर कोई भी देश उस पर हमला करे तो वो डर जाएगा, उससे पहले ही डर जाएगा कि रूस के पास भी क्या परमाणु संपन्न देश है, उसके पास भी परमाणु बम है। वो चाहे तो वो मिनटों में किसी भी देश को ख़त्म कर सकता है। तथा हथियारों का बड़ा स्टॉक। तो रूस में क्या परमाणु संपन्न भी है और हथियार भी क्या काफ़ी अच्छी मात्रा में है। इसका मतलब है कि जो उसकी सेना है रूस की वो क्या है, मजबूत है। जब वो सेना के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हथियार हैं, तो वो क्या है, मजबूत है सेना। इसका मतलब रूस क्या है अपनी सेना पर भी अच्छा खासा जो बजट है लगाता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो रूस है वह क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें स्थायी सदस्यता उसे हासिल है। इसका मतलब है कि अगर रूस चाहे तो वो क्या कर सकता है, किसी भी देश अगर रूस चाहे तो क्या कर सकता है, किसी फैसले को रोक सकता है। पांच स्थायी सदस्य हैं, क्योंकि उसे वीटो पावर मिली हुई है तो किसी भी फैसले को रोक सकता है अगर उसके विरोध में कोई फैसला होगा तो रूस क्या है हर क्षेत्र में, अगर देखा जाए ज़्यादा क्षेत्रों में रूस क्या है आगे निकल चुका है, और ये एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत है। अगर भारत की बात की जाए वो भी क्या है, सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में सामने आया है, और ये टॉपिक आपका न्यू ऐड हुआ है। रूस वाला भी न्यू ऐड हुआ है और भारत वाला भी। तो आपको जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उन्हें और अच्छी तरीके से करना होगा। क्या पता इनमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए तो दिए हैं टॉपिक्स। तो देखिए 135 करोड़ की जनसंख्या, युवा आबादी सबसे ज़्यादा। हम देखते हैं कि हमारा जो देश है जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरे जनसंख्या के मामले में दूसरे देश में आता है, यानी कि दूसरे स्तर पर आता है। पहले स्तर पर चीन है और दूसरे स्तर पर हमारा भारत है। तो जनसंख्या के मामले में इतना ज़्यादा, लगभग कितनी जनसंख्या है हमारे देश की, 135 करोड़ जनसंख्या है। और देखिए तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति मजबूत है भारत की। अगर आर्थिक रूप से भी देखें तो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। राजनीतिक रूप से भी देखें, राजनीतिक रूप से तो हमारा देश क्या है, बहुत अच्छा है। हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे देश में अनेकों पार्टियां हैं जिसमें हम सभी चुनाव करते हैं उन पार्टियों में से सदस्यों का, और वो क्या करते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं। और साथ ही साथ सांस्कृतिक तौर पर भी हमारा जो देश है वो क्या विविधताओं का देश है। तो संस्कृति भी क्या बहुत सारी है, फिर भी क्या हम मिलजुल कर रहते हैं। तो ये भी क्या है एक मुख्य चीज होती है स्थायी सदस्य बनने के लिए, जो ये बात यहाँ पर बताई गई है ये वाली। तो इसमें भी क्या है, तो अभी जो भारत है वो क्या स्थायी सदस्यता के लिए क्या कर रहा है, अपना प्रस्ताव जारी कर रहा है कि मैं भी एक स्थायी सदस्य के रूप में बन सकता हूँ। अगला देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। जैसे कि मैंने बताया राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत क्या है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश है दुनिया का, क्योंकि उसकी जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है और इसके साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक रूप से भी विविधता है। तो इसलिए विविधताओं से भरा हुआ देश भी क्या है, हमारे देश ने फर्स्ट टाइम ऐसा दिखाया। जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा आपने पोल साइंस का, तो फर्स्ट टाइम ऐसा दिखाया भारत ने कि एक नव स्वतंत्र देश भी क्या है लोकतंत्र को अपना सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है। जैसे कि भारत सफलता की मिसाल के रूप में दिखाई देता है लोकतंत्र की। अब देखिए सैन्य शक्ति, परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। जो भारत की जो सैन्य शक्ति है और उसकी जो परमाणु तकनीक है, जैसे कि हमने क्या है 2 बार परमाणु परीक्षण भी कर रखा है अपना, तो इससे परमाणु संपन्न देश के रूप में भी भारत सामने है। तो सैन्य शक्ति भारत की मजबूत है और परमाणु तकनीक भी उसके पास अच्छी खासी है, जिसके कारण क्या है वह आत्मनिर्भर है। यानी कि अब वह किसी पर डिपेंड नहीं है, वह आत्मनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो आत्मनिर्भर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है वो।
तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की उम्मीदवार, अब जो मैंने जैसे बताया था आपको, जो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत का एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो रखा है, यानी कि कभी भी भारत क्या है, एक स्थायी सदस्य के रूप में बन सकता है। अब इजराइल की बात करें, वो भी एक सत्ता का नए केंद्र के रूप में आया है और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलाम। तो आपको नाम याद रखना है, इजराइल की राजधानी जेरूसलाम। एक तकनीकी रूप से शिक्षित देश, जो इजराइल है उसमें क्या है, तकनीक काफ़ी अच्छी है, तो तकनीकी रूप से क्या है, वह शिक्षा में काफ़ी आगे निकल चुका है, जिसके कारण वह क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगर किसी देश में तकनीक अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तकनीकी रूप से शिक्षित देश के अंदर इजराइल आता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जो इजराइल की है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीक आधारित उद्योग से युक्त है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो इजराइल है वो क्या है, तकनीकी रूप से मजबूत है, तो उसकी अर्थव्यवस्था में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर जो संचार तकनीक है उस पर आधारित है उसके काफ़ी सारे उद्योग। तो जो इजराइल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार तकनीक पर आधारित बहुत सारे जो उद्योग है उनसे संपन्न क्या है, इजराइल है। अब देखिए 2019 में जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान, तो एक तरीके से ब्यौरा तैयार किया जाता है और उसके आधार पर क्या है, जो इजराइल है उसे 5वां स्थान प्राप्त हुआ है इसके अंदर। ये पूरे विश्व में किया जाता है, तो 2019 में 5वां स्थान इसमें मिला है इजराइल को। अब देखिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में भी, जैसे कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के अंदर कौन सी आती हैं, सौर ऊर्जा, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इस तरीके के जो सौर ऊर्जा है, इस तरीके के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए नवीनतम तकनीक विकसित कर चुका है इजराइल। यानी कि अब जो तकनीक के मामले में इजराइल को आपको याद रखना, तकनीक के मामले में कौन सा देश प्रसिद्ध है, इजराइल है। तो तकनीक से वह इस तरीके की तकनीक विकसित कर चुका है जिससे कि उस देश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की कभी कमी ना हो। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से वो क्या कर रहा है, अपने जो संसाधन है उसे बचाए रखता है। रक्षा के मामले में खुफिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में इजराइल है। तो रक्षा के मामले यानी कि उसकी सेना भी मजबूत है, इसके साथ साथ खुफिया कोई भी काम करना है, विज्ञान के मामले में, क्योंकि तकनीक क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आती है, तो विज्ञान के मामले, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक, इन चीज़ों के मामले में क्या है, जो ये देश है वो क्या है, वो शक्तिशाली है। तो इजराइल इन चीज़ों में शक्तिशाली है, जिससे हम कह सकते हैं वो सत्ता का नया केंद्र होगा, क्योंकि इन चीज़ों से क्या हो रहा है, उसे उसके अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और वो एक मजबूत देश के तौर पर सब पूरे विश्व के सामने उभर कर आया है। तो ये हो गया इसका, और इसके साथ जो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है आपका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।